डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इससे कबल आप अंगार के 27 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्सा 28 मुलाहिज़ा फरमाएं। सुरिंज और दवा की शीशी एक बार फिर उसके वास्कट की जेबों में पहुंच गई। शराब की बोतलों को एक टोकरी में रखकर मुंशी उल्फत उठ खड़ा हुआ। यूं ही उसने लालटेन बुझाई में तेजी से दरख्त के पीछे जा छुपा। वो खिड़की से बाहर निकला और खिड़की के पट पहले की मानिंद भीड़ दिए मैं पूरी तरह उसे अपनी नजरों में रखे हुए था। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ इस तरफ पड़ा जिधर उसने अपना घोड़ा छुपा रखा था। मैंने मुंशी उल्फत का ताक़ुब नहीं किया, इसकी जरूरत भी नहीं थी। मैं उसकी तमाम कार्रवाई का मतलब पूरी तरह समझ चुका था। ये शैतान सिर्फ शख्स एक तीर से कई शिकार खेल रहा था। इसने कमालुद्दीन खान की तिजोरी साफ कराने का प्रोग्राम शायद काफी पहले से बना रखा था। यही वजह थी कि जब कमालुद्दीन खान ने उसे बताया कि अब मैं उसका मुहाफिज बनकर उसके साथ रहूंगा तो मुंशी उल्फत को अपना मंसूबा मिट्टी में मिलता हुआ महसूस हुआ। मुझे उसकी वो नफरत भरी निगाह अच्छी तरह याद थी। उस वक्त तो मैं उसकी वजह नहीं समझ सका, लेकिन अब सब कुछ मुझ पर अया हो चुका था। कमालुद्दीन खान की हवेली से मिलने वाली रकम बहुत भारी थी, लेकिन लालची और मक्कार मुंशी इसमें किसी को शरीक करने पर तैयार नहीं था। एक तरफ उसने अपने हवारियों को हवेली पर डाका डालने भेजा तो दूसरी तरफ उनकी शराब में जहर की आमेजिश करती। वो तीनों दौलत से लदे फंदे आते तो पहली फुर्सत में शराब की महफिल सजाते। इनका पहला जाम ही शायद इनकी जिंदगी का आखिरी जाम साबित होता। वो तीनों इस हुजरे में मुकफ्फिल एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान से गुजर जाते, लेकिन कोई इनकी मौत से वाकिफ नहीं होता। शाम को या रात को मुंशी उल्फत यहाँ आता और बड़े इत्मीनान से तमाम दौलत समेट कर चलता बनता। इन बदनसीबों की लाशें बेगोरो कफन पड़ी रह जाती। इनकी लाशें दरियाफ्त हो भी जाती तो यही कहा जाता कि जहरीली शराब पीने की वजह से 3 डाकू मारे गए। किसे पड़ी थी कि गहराई में जाता और इनकी मौत के असल मुहर्रिकात तलाश करता। मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। मैंने सोचा कि क्या इन सब को इनके हाल पर छोड़ दूं और अपने राह पर चलता बनूं, या फिर जाकर कमालुद्दीन को सब कुछ बता दूं। लेकिन अगर उसने मेरी बात पर एतबार नहीं किया तो फिर क्या होगा। मुंशी उल्फत का जाल बेहद मजबूत था। हो सकता है वो राज फाश होता देखकर मुझे किसी न किसी बहाने गोली का निशाना बना देता। कमालुद्दीन ने मेरे साथ जो कुछ किया था वो अच्छा सलूक नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी वजह गलत फहमी थी। अगर मैं किसी तरह से उसे अपने बारे में उस गलत फहमी को दूर कर देता तो यकीनन मेरे बारे में मुख्तलिफ अंदाज में सोचता। बात दरअसल ये थी कि कमालुद्दीन की खुशनुदी का हसूल मेरी मजबूरी थी। मुझे एक भारी रकम दरकार थी और इतनी रकम उसके मदद के बगैर हासिल नहीं हो सकती थी। हीर का इलाज मेरे लिए इस वक्त दुनिया का सबसे अहम तरीन काम था और हीर के इलाज के लिए मुझे 1 लाख से ज्यादा रकम दरकार थी। कमालुद्दीन खान ने यह रकम मुझे तकरीबन दे ही दी थी कि मामला खराब हो गया और मुझे कैद कर दिया गया। ऐन इसलिए शदीद तरीन भूख और प्यास ने मुझे हकीकी दुनिया में लौटने पर मजबूर कर दिया। मैंने तमाम खदशों और वसवसों को एक तरफ झटका और हुजरे की खिड़की की जानिब बढ़ा। मैंने खिड़की के पट खोले और हुजरे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। कुछ देर के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं नाबीना हो चुका हूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें गहरी तारीकी की भी आदी हो गई। मैं संभल कर चलता हुआ वहां पड़ी और चारपाइयों की जानिब पड़ा। मैं टटोल टटोल कर कदम बढ़ाता रहा। एक चारपाई के पास पहुंचकर मैंने झुककर चारपाई के नीचे टटोला। मेरा हाथ लालटेन से टकराया। मैं चारपाई पर बैठा और लालटेन सामने रख ली। माचिस के मुतालिक भी मुझे मालूम था कि वो इसी चारपाई के सरहाने मौजूद है। मैंने टटोल कर माचिस उठाई और लालटेन रोशन कर थी। मैं हुजरे की वाहिद खिड़की पहले ही बंद कर चुका था। हुजरे में फैली हुई जर्द रोशनी ने सब कुछ वाज़े कर दिया। ये हुजरा जाने किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता होगा। शायद इसी मकसद के लिए, यानी डाकुओं की आर्जी पनाहगाह के तौर पर हुजरे के दरमियान बड़ी सी आईनी कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें कोयले भरे हुए थे। ये कोयले अभी तक सुलग रहे थे। करीबी एक कोने में पानी का मटका भरा हुआ था। मैं तेजी से कोने की तरफ बढ़ा जिसका बड़ा गिलास पानी से भरकर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हल्क में उंडेल लिया। मेरे पूरा वजूद में सरशारी और तस्कीन की लहर तोड़ गई। मैं दूसरा गिलास भरकर चारपाई पारा बैठा। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। इन तीनों के वापस आने में खासी देर थी। वैसे भी जब तक मैं अंदर से खिड़की नहीं खोलता वो हुजरे में दाखिल नहीं हो पाते। पानी का दूसरा गिलास पीने के बाद मैं खाने पीने की किसी चीज की तलाश में इधर उधर नजरें थुड़ाने लगा। खुजरा भुने हुए गोश्त की बू से महक रहा था। तब मुझे वो काब नजर आई जो कपड़े से ढांप कर एक बड़े से संदूक पर रखी गई थी। मैंने बेताबी से काब पर से कपड़ा हटाया। मेरी आंखों के सामने एक जां फजा मंजर था। पूरी काब बकरे के भुने हुए गोश्त के बड़े बड़े पार्चों से भरी हुई थी।
ये टुकड़े नोकदार सलाखों पर परोकर कोयलों पर भुने गए थे। मैंने काब को दोनों हाथों से उठाया और चारपाई पर आ गया। अब मुझे सब्र की ताब नहीं थी। मेरे हाथ तेजी से चलने लगे। गोश्त पर मला हुआ मसाला बहुत तेज था, लेकिन मैं मिर्चों की परवाह किए बगैर मुंह चलाता रहा। यह गोश्त उन्होंने शायद सुबह के नाश्ते के लिए बचा कर रखा होगा, जो अब मेरी शिकम की आग का ईंधन बन रहा था। कुछ देर बाद मैं पूरी तरह शिकम सेर हो गया। मुझ पर एक अजीब सी सरशारी तारी होने लगी। अब मैं हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। मैं हल्की सी आलूदगी महसूस करने लगा था। इस वक्त सोना मेरे लिए तबाह कुन साबित हो सकता था। चुनाचे मैंने नींद के एहसास को दूर भगाने की कोशिश की। कुछ देर बाद मुझ पर फिर नींद का गलबा होने लगा। मैंने सर झटका और उठ खड़ा हुआ। हुजरे की गुंजाइश महदूद थी। मैंने हुजरे की खिड़की खोली। हुजरे से बाहर तारीकी और सन्नाटे का राज था। अलबत्ता झींगड़ों की जू जू पूरी फिजा को मकदर किए हुए थी। मैंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन इस बार इसे अंदर से कुंडी नहीं लगाई। वक्त कछुए की रफ्तार से रेंग रहा था। मैं इन तीनों डाकुओं का मुंतजिर था। इस जगह का कमालुद्दीन खान की हवेली से अच्छा खासा फासला था। इन्हें जाने और आने में अच्छा खासा वक्त लगता और यही वक्त मुझे बिच्छू की तरह डंक मार रहा था। मैंने लालटेन बुझाई और उसे चारपाई के नीचे रख दिया। अंधेरा होती नींद की देवी एक बार फिर पूरी कुव्वत से मुझ पर हमला आवर हुई। मैंने सुना था कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, लेकिन मेरी इस वक्त की नींद मुझे सूली पर चढ़ाने के लिए काफी थी। मैंने अपनी कुव्वत इरादी को आवाज दी और नींद के खिलाफ नबुर्द आजमा हो गया। कुछ ही देर बाद मेरी ये कोशिश बाराबर साबित हुई। मैंने अपने नेफे से रिवाल्वर निकाला और उसे खोलकर इसके चैम्बर को टटोलने लगा। 6 के 6 खाने गोलियों से भरे हुए थे। इन तीनों के लिए 6 गोलियां बहुत थीं। वैसे मैं इन्हें कत्ल करना भी नहीं चाहता था। किसी न किसी तरह मैंने वो कड़ा इंतजार बर्दाश्त कर ही लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अब आने ही वाले थे। मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया। मेरे कान बाहर से आने वाली हल्की आवाज सुनने के लिए तैयार थे। कुछ देर बाद मैंने चंद लोगों के धीमे लहजे में बात करने की आवाजें सुनी। किसी ने हल्का सा कहकर लगाया। फिर वो आवाजें हुजरे की अकबी खिड़की के पास आकर रुकी। मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया। मेरे हाथ में मौजूद रिवाल्वर मेरी उंगली के एक ही इशारे का मुंतजिर था। मैंने अपनी पीठ कच्ची दीवार के साथ लगा ली और इनके अंदर दाखिल होने का इंतजार करने लगा। खिड़की खुली और इसमें से एक साहेबला अंदर दाखिल हुआ, फिर दूसरा और फिर तीसरा। ले पर राजी रहे, अब इस माल को तू संभाल ले। इनमें से एक ने हंसते हुए कहा, चंगा भला भारी थैला है, तू भी अजीब बंदा यार साबर, यानी तुझे दौलत का वजन भी बुरा लग रहा है, जीरे ने कहा। और फिर वो तीनों एक साथ हंस पड़े। तुम ऐसा करना, जब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिले तो इसमें से आधा मुझे दे देना। तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा और मेरा भला भी हो जाएगा। तुम्हें तो पता है मुझे पैसे की कितनी जरूरत है। अबे हमें सब पता है तेरी जरूरतों का, साबिर ने हंसते हुए कहा। जीरे ने माचिस जलाई और चारपाई के नीचे से लालटेन निकालकर रोशन कर दी। इन तीनों ने अपनी गन्ने एक चारपाई पर डाल दी थी। अब वो वक्त आ चुका था कि मैं मंजर में नमूदार होता। खबरदार, अपने हाथ ऊपर उठा लो, जरा सा भी हरकत करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मेरी गर्दार आवाज हुजरे में गूंजी। वो तीनों हैरत से उछल पड़े। वो आहिस्ता से मुड़े। मैं पूरी तरह तैयार और मोहतात था। इनमें से एक के हाथ में कैनवस का थैला था। उसने बड़े गैर महसूस अंदाज में वो थैला अपने पीछे जमीन पर डाल दिया और पांव से एक चारपाई के नीचे सिरका दिया। मैं अनजान बना सब कुछ देखता रहा। चंद लम्हों बाद उन्होंने अपनी हैरत पर काबू पा लिया। तो कौन है जवान? इनमें से एक ने रोबदार लहजे में कहा। और यहां क्या कर रहा है? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल तो तुम तीनों गन्नों से जरा दूर हटने की कोशिश करो। इन तीनों ने कदरे हचर मचर की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में सफाकी देखकर इनके हौसले पस्त हो गए। अगर तू चोर है तो तूने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है जवान, और अगर तुझे पनाह दरकार है तो हथियार जेब में रख के दोस्तों की तरह बात कर। मैंने उसकी आवाज से पहचान लिया वो जीरा था। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, मैं जो कोई भी हूं इसे भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि तुम में से किसी ने हीरो बनने की कोशिश की जिसकी खोपड़ी में रोशनदान बन जाएगा। मेरा निशाना कभी खता नहीं होता। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। इसी वक्त मेरी नजर रस्सी के एक लच्छे पर पड़ी जो कि राइफलों के करीब चारपाई पर पड़ा हुआ था। ओए काले, तू ये रस्सी उठा। मैंने उनमें से एक को हुक्म दिया। ओए बकवास बंद कर, तूने काला किसको कहा? काले ने काला होने के बावजूद सख्त बुरा बनाया। मैंने उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। अच्छा गोरे साहब, तेरे ये रस्सी तो उठाए। और तेरी तो मैं। उसे गुस्से में अंधा होकर मुझ पर हमला आवर होने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों साथियों ने उसे जकड़ लिया। आराम से जानू, खुद पर काबू रख, मुझे से बात कर लेने दे। पता तो चले ये आखिर चाहता क्या है।
मैं कुछ नहीं चाहता। अब तू आगे बढ़ और चारपाई पर से रस्सी उठा ले, शाबाश, देर न कर। मुझे भी तुमसे दो बातें करनी है। चीरे ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन उसे रस्सी उठाने के लिए बढ़ना ही पड़ा। अब मैं मजीद मोहतात हो गया। मुझे बैक वक्त दो इतराफ की निगरानी करना थी। चीरा मरे मरे कदमों से चारपाई की जानी पड़ा। वो चारपाई पर झुका और फिर बिजली की सी तेजी से पलट पड़ा। इसके हाथ में 7mm राइफल थी। इसने अंधाधुंध मुझ पर गोली चला दी। हुजरे में कान फाड़ धमाका गूंजा और ताकतवर गोली ने कच्ची दीवार में कई इंच गहरा गड्ढा पैदा कर दिया। जिस वक्त वो झुका, मैं उसी वक्त उसके इरादे को समझ चुका था। उसने पहले तो रस्सी की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर तेजी से राइफल पर हाथ डाल दिया। राइफल पहले से काग थी। उसे अपनी महारत पर यकीन था कि वो मुझे संभलने से पहले ही मार गिराएगा। उसकी बदनसीबी ये थी कि मैं उसकी नीयत समझते ही बिजली के कोंदे की तरह अपनी जगह छोड़ चुका था। उसके पास पहले फायर ही की मोहलत थी। दूसरे फायर के लिए उसे राइफल का बुलेट पीछे करके गोली का खाली खोखा बाहर निकालना था। इसके बगैर मजीद फायर नामुमकिन था। इस सूरत हाल में ऐसी कोई हरकत मौत को दावत देने के मुतरादिफ थी। लेकिन जीरा नामी वो शख्स कुछ ज्यादा ही सरफरोश या दूसरे लफ्जों में सर फिरा था। उसने तेजी से राइफल का बुलेट पीछे किया और गोली का खोखा बाहर निकाल लिया। इससे पहले कि वो बुलेट को आगे करके दोबारा गोली चलाता, मैंने रिवाल्वर का ट्राइगर दबा दिया। हुजरे में एक बार फिर धमाका गूंजा। हाय ओ, मर गया, जीरे के हल्क से निकला। इसके हाथ से राइफल छूट कर गिर पड़ी और उसने अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई दबा ली। इसका हाथ खून से सुर्ख हो गया। मैंने दूसरी गोली चलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अगर मैं उसे मारना चाहता तो उसे राइफल उठाने की भी मोहलत न देता। खैर, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। अब उसके दोनों साथियों की भी फूंक निकल चुकी थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे घूरने लगे। मैंने जीरे को अपने साथियों के पास जाने का हुक्म दिया। वो कराता हुआ धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। अब मैं खुद को पूरी तरह मुतमईन महसूस कर रहा था। मैंने इन्हें ज़हनी तौर पर तस्खीर कर लिया था। अब इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि मेरे खिलाफ कोई हरकत करने का सोच भी सकते। वैसे भी इस तरह के लोगों का सारा तंतना असलहे के बलबोते पर होता है। हकीकी शुजात जरा कम ही इनका असासा होती है। इस बार मैं खुद इस चारपाई की जानिब बढ़ा। अलबत्ता मेरी नजरें बदस्तूर इन्हीं पर जमी हुई थीं। मैंने टटोल कर रस्सी का लच्छा उठा लिया। वो तीनों मेरी हरकत का जायजा ले रहे थे। जीरे के चेहरे पर कर्ब के आसार थे। रिवाल्वर की गोली ने शायद उसकी हड्डी तोड़ डाली थी। मैंने रस्सी काले की तरफ उछाल थी। अपने साथी के हाथ कमर पर करके अच्छी तरह बांधते। खबरदार, रस्सी जरा सी भी ढीली हुई तो मैं तेरी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। काले ने रस्सी को पकड़ लिया। कदर हिचकिचाहट के बाद वो रस्सी के बल खोलने लगा। साबिर ने उसे घूर कर देखा तो उसके हाथ रुक गए। अपनी आंखें नीची कर ले और फन्ने खान की औलाद। मैंने साबिर को ललकारा, चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके अपने हाथ पीछे कर ले, ऐसा ना हो तो ख्वामख्वाही मेरे हाथों खर्च हो जाए। साबिर की आंखों में मेरे लिए शदीद नफरत थी, लेकिन इसे मेरी हदायत पर अमल करना ही पड़ा। मेरे रिवाल्वर की स्याह आंख में पोशीदा मौत को उसने वाज़ेह तौर पर अपनी जानिब मुतवज्जा महसूस किया होगा। काले ने मेरी धमकी का पूरा पूरा असर लिया। उसने साबिर के हाथ इतनी सख्ती से बांधे कि वो करा उठा। साबिर ने काली कोई कलीस काली से नवाजा। काले ने मजलूमियत भरी नजरों से मुझे देखा। कस के मार थप्पड़ इस साले के मुंह पर, इसे माँ बहन की कदर मालूम हो जाए। वो कदरे तजब्जुब का शिकार हुआ। फिर उसने एक ऐसा करारा थप्पड़ साबिर के मुंह पर मारा कि उसका मुंह घूम गया। और पागल दे पुत्र, आपस में क्यों लड़ते हो? जख्मी जीरे ने दर्द से कराते हुए इन दोनों में बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन मामला काबू से बाहर होने लगा। साबिर ने उछलकर काले के पेट में लात मारी। इसके मुंह से हाय की आवाज निकली और वो पेट पकड़ कर चुक गया। साबिर ने दूसरी लात उसके मुंह पर मारी। काले के मुंह से चीख निकली और वो मुंह पकड़कर करीबी चारपाई पर बैठ गया। इसके शायद एक दो दांत टूट गए थे। इसके मुंह से बहते हुए खून को देखकर मैंने मुदाखलत की। खबरदार वहीं खड़ा रहे, मैंने साबिर को ललकारा। जरा भी पैर आगे बढ़ाया तो मैंने रिवाल्वर का रुख उसकी खोपड़ी की तरफ कर दिया। वो फौरन अपनी जगह पर साकित हो गया, अलबत्ता उसके मुंह से अभी तक मुगल्लजात की बौछार निकल रही थी। काला बार बार जमीन पर थूक रहा था। एकदम उस पर जुनून सा तारी होने लगा। उसने इजाजत तलब नजरों से मेरी जानिब देखा। मैंने असबात में गर्दन हिलाती। वो बिजली के कूदे की मानी साबिर पर टूट पड़ा। साबिर ने एक बार फिर मुजाहमत की कोशिश की, लेकिन पीछे बने हाथों की बिना पर कुछ भी नहीं कर सका। काला उस पर ताबड़तोड़ घौंसे बरसाने लगा। चंदी घौंसों ने साबिर का बुरा हाल कर दिया। उसका निचला होंठ फट गया और खून बहने लगा। दोनों आंखों के गिर्द नील पड़ गए और तेवरा कर जमीन पर गिर गया। मैंने काले को हुक्म दिया कि वो बच करे। चीरा अपना जख्मी हाथ थामे अकड़ों बैठा था। मैंने काले को हदायत की कि वो इसके हाथ पर पट्टे बांध दे। इसने जमीन पर पड़ा हुआ स्याह पटका उठा लिया और उसे फाड़ कर
जीरे के हाथ पर पट्टी बांधी। मुझे अपनी माँ की कसम है जानू, मैं तेरे टोटे कर दूंगा। साबर ने भयानक लहजे में काले को धमकी दी। मैंने तेरी नस्ल ना मुका दी ना तो मेरा नाम साबर नहीं। तो अपने इस बाप के बल पर बहुत अकड़ रहा है ना। नस्ल तो कमालुद्दीन खान तुम सबकी मिटा देगा पट्टे। तू क्या समझता है वो तुम्हारी यह हरकत माफ कर देगा? मैंने कहा। मेरे मुंह से कमालुद्दीन खान का नाम सुनकर इन तीनों को सांप सूंघ गया। वो दम बखुद होकर मुझे घूरने लगे। सबसे खराब हालत काले की थी। उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा और इस पर कपकपी सी तारी होने लगी। वो कमालुद्दीन खान से कुछ ज्यादा ही खौफजदा था। कुछ देर बाद उन तीनों ने अपनी हालत पर काबू पा लिया। तू कमालुद्दीन खान को कैसे जानता है जवान? साबर ने भारी लहजे में कहा। और तू हमें उसकी धमकी क्यों दे रहा है? हम तो कमालुद्दीन के पांव पड़े मुलाजिम हैं। तू अपनी खैर मना। जब उसे पता चलेगा कि तूने उसके नमक ख्वारों पर हाथ उठाया है तो वो तेरी खाल खिंचवा देगा। इसके बाद सुनकर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने कहका बुलंद किया, बहुत खूब बहुत खूब। क्या बात है तुम्हारी नमक हलाली की? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। क्या मतलब? इन तीनों ने यक जुबान होकर पूछा। मैं आगे बढ़ा और चारपाई के नीचे से कैनवस का वो थैला निकाल लिया जो नोटों से भरा हुआ था। मतलब का पता नहीं, तुम्हें इस वक्त पता चलेगा जब मैं तुम लोगों को कमालुद्दीन खान के सामने पेश कर दूंगा और ये नोट भी उसके हवाले कर दूंगा। जीरो और साबिर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं जबकि काले का चेहरा जर्द से सफेद हो गया। अब वो वाज़ेह तौर पर कांप रहा था। साबर ने एक बार फिर अपनी हालत पर काबू पा लिया। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमने तो अब से पहले इस थैले को देखा भी नहीं। कमालुद्दीन खान तुम्हारी बकवास पर कोई ध्यान नहीं देगा। मुझे न चाहते हुए भी उसके इस्तदलाल का वजन तस्लीम करना पड़ा। मैं कमालुद्दीन खान की नज़र में एक साजिशी, गद्दार और दुश्मन का जासूस था। उसने पहले भी मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। अब अगर मैं इन लोगों को और इसके माल को इसके हवाले कर भी देता तो शायद उसे भी कोई साजिश समझता। इधर वो मुंशी उल्फत मेरे खिलाफ साजिश का जाल फैला देता। मैं कितना भी सच्चा क्यों ना हूं, मेरी सुनवाई कहाँ हो पाएगी। इसी वक्त मेरी नज़र जानू यानी काले पर पड़ी। वह मरने की हद तक खौफजदा नजर आ रहा था। मेरे ज़हन ने बर्क रफ्तारी से एक मंसूबा बनाया और मैं फौरन ही उस पर अमल पैरा हो गया। कमालुद्दीन खान मेरी बकवास पर ध्यान दे या ना दे यह तुम्हारा मसला नहीं है। तुम तो ये सोचो कि अगर मैंने मुंशी उल्फत और तुम्हारी साजिश की एक एक तफसील उसे बता दी तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा। मुझे तुम्हारे मंसूबे की पूरी तफसील का इल्म है। मुझे तो यह भी पता है कि इस मंसूबे में मुंशी के अलावा डेवाई भी शामिल है। तुम लोग अभी से अपने आप को मुर्दा समझना शुरू कर दो। मेरा तीर निशाने पर लगा। अब काले के साथ साथ जीरे और साबिर की भी सारी अकड़ फूं हवा हो चुकी थी। इनके चेहरे भी अब कोरे लट्ठे की मानी चिट्टे हो रहे थे। इस बार मुझसे सवाल करने वाला काला था। उसकी आवाज में वाज़ेह लर्जिश थी। तुमको ये सब कैसे मालूम है? इस बात को छोड़ दो काले खान और अपनी फिक्र करो। कमालुद्दीन खान ने तुझे जिंदा छोड़ भी दिया तो साबिर तुझे खत्म कर देगा। इसने तुझे खत्म करने की कसम खा रखी है। इसकी तो माँ की। काले ने मुश्तिल होकर साबिर को गाली देना चाही लेकिन उसने इतनी खूनरेज नजरों से उसे घूरा कि उसकी आवाज हल्क में अटक गई। वो साबिर से बेहद खौफजदा था। उसे यकीन था कि साबिर आजाद होते ही इसे जान से मार डालेगा। मैंने उसकी इस हालत से फायदा उठाना चाहा था। काले खान तुम मुझे चंगे बंदे नजर आते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मेरी बात सुनते उसके चेहरे पर कदरे बहाली के आसार नमूदार होने लगे। वो कैसे भाई? देखो मैं तुम्हें कमालुद्दीन खान और साबिर दोनों से छुपा सकता हूँ, बचा सकता हूँ। शर्त सिर्फ ये है कि तुम्हें मेरे कहने पर अमल करना होगा। मेरी हदायत पर अमल करोगे तो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं होगा। काला कदरे हिचकिचाहट का शिकार हुआ। फिर उसके चेहरे पर मुसम्मम इरादे की झलक नजर आई। मुझे मंजूर है, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ कमालुद्दीन की हवेली चलो। मैं कमालुद्दीन को सारी बात बता दूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरी गवाही देनी है। मैं कमालुद्दीन से तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें माफ करवा दूंगा। रही साबिर की बात तो कमालुद्दीन इसका कीमा बनवा देगा। मेरी बात सुनकर काले के चेहरे पर चमक आ गई। मैं तैयार हूं। मैं खान साहब को सब कुछ सच सच बता दूंगा। और इस सुअर की नस्ल जीरे ने अपने दर्द को दबाते हुए काले को गाली थी। मुझे पहले ही तेरी गंदी फितरत का पता था। तेरे गंदे खून में वफा के जरासीम ही नहीं है और तुम्हारे अच्छे खून में तो वफा कूट कूट कर भरी हुई है ना। कुत्ते दे पुत्र कमालुद्दीन ने तुम्हारी कितनी मदद की, कितनी बार तुम्हें पुलिस से बचाया, लेकिन तुमने इस हरामी मुंशी के कहने पर अपने साईं के घर डाका डाल दिया। काले खान ने चमक कर कहा, इसका खोया हुआ एतमाद लौटाया था। तुम दोनों ने मुझे भी बहका दिया। मैं तो खान साईं के पैरों में सर रख दूंगा।